नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है, पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिल
दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना,
सारी कहानी जरा फिर से कहना। अभी तो मिले हो, अभी तो ना जाना कि दिल बन गया है तुम्हारा दीवाना। हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तो राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। टिंग टनंग डिंग डंग डंग डंग, डिडिंग टनंग डिंग डंग। टिंग टनंग डिंग डिंग डक डक डिंग, डिडिंग टनंग डिंग डंग। हो हा हो। Do
कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम
से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहती भला कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? हो दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे, अब ना छुपाना किसी बात को। मोहब्बत तो मैं करती थी मगर दुनिया से डरती थी। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। देखो जरा मेरी आँखों में साजन तेरी वफा का नूर है। देखो जरा मेरी आँखों में साजन तेरी वफा का नूर है। मेरी तमन्ना दुल्हन बनी है, प्यार तेरा सिंदूर है। मैं डोली ले के आऊंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहता भला कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है।
पनिसा रे निसा गसपा गामा रे गा जो ऐसे टूट बरसा है हो, जो ऐसे टूट बरसा है, सब कहते हैं ये बादल है। बादल नहीं, बादल नहीं मेरा काजल है, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं चमकी
started with a simple decision. Hamza needed a cheap place to stay for a few weeks, so when he found an old house on the outskirts of the city at a very low rent, he didn't think twice. The owner barely asked any questions and handed him the keys with one strange condition. Once you're inside at night, don't open the main door no matter what you hear. Hamza laughed, thinking it was just some old superstition. The house looked normal from outside, but the moment he stepped in, something felt wrong. Not scary, just heavy. Like the air inside hadn't moved in years. The walls were slightly damp. The wooden floor creaked with every step, and there was a strange smell like something old and forgotten. He ignored it and started unpacking, telling himself it's just an old house. The first evening passed quietly. Nothing unusual happened, but as soon as midnight hit, everything changed. Around 1:17 a.m., he heard a knock on the main door. Soft at first, then louder. Hamza froze because he wasn't expecting anyone. He checked his phone, no messages, no missed calls. The knocking continued steady and unnatural, like whoever was outside knew he was inside. Maybe it's a neighbor, he thought, but then he remembered the area was empty. Still, he walked slowly towards the door, his heart beating faster. Just as he reached for the handle, he remembered the owner's warning. He hesitated and stepped back. The knocking stopped instantly. Silence filled the house, so deep it felt suffocating. He laughed nervously and went back to his room, thinking it was nothing. But the next night it happened again, exactly at 1:17 a.m. This time the knocking was harder, almost aggressive. "Open the door," a voice said from outside. Hamza's blood ran cold because the voice sounded familiar. Too familiar. It sounded like his younger brother who lived in another city. "Please open the door, I need help," the voice cried. Hamza moved closer, confused, but something felt off. His brother would never come here at this hour. And then he realized something terrifying. The voice wasn't coming from outside. It was coming from inside the door itself, like the wood was speaking. He stepped back, shaking. "This isn't real," he whispered. The voice suddenly changed tone, becoming deeper, distorted. "You should have opened it." The knocking stopped again. This time Hamza didn't sleep at all. The next morning he decided to leave, but when he tried to open the main door, it wouldn't move. It wasn't locked, but it felt stuck, like something was holding it from the other side. He pushed hard and nothing. Panic started building inside him. He checked the windows, all sealed shut, even the ones he clearly remembered being open before. The house felt different now, like it was aware of him, like it knew he wanted to leave. That night he stayed awake, determined not to sleep. 1:17 a.m. came, and this time there was no knocking. Instead, he heard footsteps upstairs, slow, dragging footsteps, but he knew there was no upstairs. The house was only one floor. The sound continued, moving from one corner to another, then stopping right above him. Suddenly, dust started falling from the ceiling. Hamza looked up and saw a faint outline of footprints pressing down from above, as if someone invisible was walking directly over him. He backed away, terrified. Then a loud bang came from the kitchen. He rushed to check and found all the cabinets open, dishes scattered on the floor, and on the wall written in something dark were words. "WHY won't you open the door?" Hamza couldn't breathe. He grabbed his phone to call someone, but there was no signal. The battery started draining rapidly, dropping from 60% to 10% in seconds. The lights flickered and went out. Darkness consumed everything. Then the whisper started, not from one place, but from everywhere. "Open the door! Open the door! Open the door!" Voices layered on top of each other, growing louder. Hamza covered his ears, screaming, but the voices didn't stop. Suddenly, everything went silent again. Complete silence. Then a single knock, soft, right behind him. Hamza turned slowly and saw something standing in the hallway, tall, unnaturally thin, its limbs too long, its head tilted at an impossible angle. It didn't move. It just stood there watching him. Then it spoke. "You're already inside?" Hamza ran to his room and locked the door, pushing the bed against it. His hands were shaking uncontrollably. He didn't know what was happening, but he knew one thing. This house wasn't normal. It wasn't empty. It was alive. Hours passed with no sound. He slowly relaxed, thinking maybe it was over. But then he noticed something that made his heart stop. The walls were changing, slowly closing in. The room was getting smaller. He pushed against them, but they felt solid. The space shrinking inch by inch. No, he panicked. Suddenly the door started shaking violently, as if something was trying to break in. "You should have opened it," the voice screamed. The walls kept closing, the ceiling lowering. Hamza dropped to the floor, crying. Then suddenly everything stopped. The walls returned to normal. The door became still. Silence again. He stayed there for hours, unable to move. Morning came, and the house looked normal again, like nothing ever happened. Desperate, he tried the main door again. This time it opened easily. Sunlight hit his face and relief washed over him.
He ran outside without looking back. Days passed, and he tried to forget everything, convincing himself it was stress hallucination, until one night his phone rang at exactly 1:17 a.m. Unknown number. His heart dropped. He didn't want to answer, but his hand moved on its own. He picked up. Silence. Then a whisper. "You left the house, but you didn't leave us." The call ended. Hamza slowly turned around and froze, because his apartment door was slightly open, and from the darkness inside, something knocked from within, slow, steady, waiting, and a voice whispered, "This time, you have to open it."